हेलो दोस्तों, बात है 1840s की, जब एक हंगरियन फिजिशियन ने पहली बार कंसेप्ट दिया था नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का, जिसका नाम था एगेंस फेमिलिस। इन 1847 में इसने क्या बताया था कि जो वर्ल्ड वाइड में रेशियो बढ़ता जा रहा है लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स और चाइल्ड रेशियो का जो डेथ रेट है वो जो बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर काज इनका है जो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। वो कैसे होता है, इसने देखा कि जब भी हम पेशेंट को ओटी से शिफ्ट कर लेते हैं वार्ड में, और अगर कोई अटॉप्सी हो रही है वहाँ से पेशेंट को, या जो फिजिशियन है या कोई भी हेल्थ वर्कर है, प्रैक्टिशनर है, वो जब एक पेशेंट को देखते हैं फिर दूसरे पेशेंट को देखते हैं विदाउट एनी कोई बैरियर यूज़ नहीं करते हैं, कोई हैंड वॉशिंग टेक्निक नहीं थी, कुछ नहीं था। इसने देखा कि ये वन ऑफ द मेजर काज है, मेजर राइजिंग अलार्मिंग काज है फॉर दी स्पेशली फॉर दी मदर न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं। इसने देखा कि इनमें ज़्यादा रेशोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अलार्मिंग काज है वो सिर्फ क्या है कि एक पेशेंट को देखते हैं, फिर हम उनको विदाउट एनी, हम अपना हैंड वॉश कुछ नहीं कर रहे, कोई एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, फिर हम दूसरे पेशेंट को देखते हैं। फिर इसने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पैथोजेनस जो एक पेशेंट में पाया गए वही पैथोजेनस दूसरे पेशेंट में इसने देखा। इसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम है जो कि पहले उसको डिनाई किया गया था। बाद में इनको अर्ली 90s में इसको एक्सेप्टेंस मिली थी जब एक रॉबर्ट हुक है जिसने ग्राम स्टैंडिंग की थ्योरी थी। मैंने आपको पहले ही बताया जो हंगरियन फिजिशियन था, इन्होंने पहली बार ये सारा देखा है जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इससे कौन कौन से हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये इसने देखा था कि हम कंटेमिनेटेड हैंड विथ, पहले एक पेशेंट को देख लिया फिर वो दूसरे पेशेंट को, ओटी में पहले एक पेशेंट को देख लिया फिर वही इंस्ट्रूमेंट्स को हमने विथआउट वॉश किए कुछ किए हमने उनको टच किया होता है, फिर वही सेम हम हैंड वॉश नहीं करते हैं, हम दूसरे पेशेंट को देखते हैं, वही पैथोजेनस हम वहाँ कैरी कर लेते हैं। इसने क्या देख लिया, एक लाइम सोल्यूशन तैयार कर लिया, जिसने इसको बोला था कि विद द हेल्प ऑफ दिस लाइम सोल्यूशन हम हैंड वॉश कर लेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकेंगे अपने हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को, जो कि बहुत कामयाब रहा। इसने 1 मंथ 2 मंथ बाद देख लिया कि जो रेशोज़ थे मोर्टेलिटी रेट के वो बहुत कम होते जा रहे हैं। फिर इसको बाद में अर्ली 90s में एक्सेप्टेंस मिली थी, पर WHO जो यूएस कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले ही 1840s में 1940 में इसको एक्सेप्ट किया था। वो अपने कंट्री में उसने कंपलसरी किया था कि ये जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है इसके बारे में इन्होंने अवेयरनेस स्टार्ट की, इसको प्रिवेंट कैसे कर ले, ये सारा अवेयरनेस कंपलसरी की थी। और हमारे इंडिया में अर्ली मिड 20s में ये लागू किया गया था अबाउट दी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एंड द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। बात कर लेते हैं 4 मेजर जो राइजिंग प्रॉब्लम है, 4 मेजर जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, वो है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये क्या है, मैंने पहले भी बताया, जब भी हम पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं सबसे पहले आप देख लो कि अगर ये लास्ट चांस होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कैथेटराइज करना। पहले देख लो अगर पेशेंट खुद से मोबिलाइज हैं, खुद से एक जगह से दूसरी जगह करवा जा रहा है, खुद से यूरिन पोर्ट दे के हम उसको करवा सकते हैं, तो कैथेटराइज ना करो। अगर पेशेंट लगे कि नहीं लॉन्ग स्टे है पेशेंट का, इंटुबेट करना है पेशेंट को, कोई मेजर सर्जरी है, तो तब कैथेटराइज कर लो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो कर लो, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया। अच्छे से गाउन पहन के PPE पहन जो होता है हमारा वो प्रॉपरली मेंटेन करना है, फिर ही आप कैथेटराइज कर लो। और प्रॉपरली डेली आपको कैथेटर जो प्रिवेंशन है या जो कैथेटर रूटीन चेक है वो ज़रूरी करना है, कोई लीकेज ना हो, प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। और जो आप कैथेटराइज के बाद जो हमारा यूरिन पोर्ट होता है उसको हमेशा ब्लैडर के नीचे रख लो ताकि फ्लो बैक ना हो जाए, और उसको अच्छे से सिक्योर कर लो, मोमेंट कम से कम हो जाए। ये पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये हो जाता है सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में। दूसरा जो होता है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, यानी कि पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, हम उनको देखते हैं कि ज़्यादा निमोनिया उनको होते हैं, चांस होते हैं होने के। तो उसको प्रिवेंट कैसे करना हो, हमेशा पेशेंट को 35 से 40 डिग्री यानी कि सेमी फॉलोअर पोजीशन में रख लो। जब भी पेशेंट को वेंटिलेटर सर्किट लगाते हैं उसी को यूज़ कर लो, मोस्टली उसको थॉरली चेंज ना करो, कंटेमिनेटेड होने से वो बचता है। और उसको अच्छे से जो HMA फिल्टर होते हैं वो यूज़ करो ताकि सिक्रीशन अंदर न जाए। तीसरा वन ऑफ द मेजर का जो है वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या है, हमने कोई भी सर्जरी की, कोई भी प्रोसीजर किया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो इसको सिंपल क्या करना है कि वहाँ पर
प्रॉपरली एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो कर लो, ड्रेसिंग भी अच्छे से थॉरली। ड्रेसिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टास्क होता है पेशेंट का। एक अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन रहे वो पूरा एरिया सिविल हो जाता है, पूरे एरिया को बाद में कट करना पड़ता है। अगर डिवाइस लगाए तो पूरे डिवाइस को रिमूव करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होती है पेशेंट के लिए, तो ये खास ख्याल रखना होता है। चौथा है जो हम ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। हम जब भी ब्लड ये सेंट्रल लाइन लगाते हैं उसको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज से फॉलो कर लो। पेशेंट को अच्छे से बता दो कि उसको कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उनके। अगर वो घर भी है तो घर में भी उनको अच्छे से बता दो क्या क्या करना है, कैसे करने हैं। और डायना जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा ट्रगर्ड ट्रांसपेरेंट है, वो यूज़ कर लो ताकि अर्ली यूजिंग हमें पता चले। अर्लिंग अगर कोई भी वार्निंग हो, कोई भी रेडनेस हो, कोई भी स्वेलिंग हो, हमको पहले ही पता चलते हैं। और जो पोर्ट होते हैं उनको अच्छे से रिफिल करना है, उनको अच्छे से कोई भी मेडिसिन देने के बाद उनको 10 ml फ्लश से अच्छे से फ्लश करना है। फिर ही हम उनको प्रॉपरली स्टॉपर लगाने हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है ये वहाँ से अंदर ना जाए। ये होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने होते हैं। अब पता होना चाहिए आपको नोज़ोकोमल इन्फेक्शन कब कहेंगे हम कि हुआ है पेशेंट को। ऐसा नहीं है ना कि पेशेंट को बीमार है वो आ गया और हमने आते ही बोला कि नहीं इसको तो ये प्रॉब्लम नहीं थी अभी हो गया, ऐसा नहीं है। पेशेंट एडमिट हो गया है 48 आवर्स के बाद अगर उसको एडिशनल कोई डिजीज़ लग गई, मान लो उनको यूटीआई नहीं था, 48 आवर्स के बाद हमने चेक किया पेशेंट को यूटीआई हुआ है, यह है नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। पेशेंट को निमोनिया नहीं था, 48 आवर्स के बाद हमने देखा पेशेंट को निमोनिया हुआ है, ये नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी रीज़न है जो पेशेंट पहले आया था उस डिजीज़ से नहीं था, उसको कोई वो बीमारी नहीं थी, पर 48 आवर्स के बाद उसको वो डिजीज़ जो है वो प्रोमिनेंट होने लगी, वो सामने आने लगी, दिखने लगी, दैट मीन्स वो नोज़ोकोमल इन्फेक्शन है। अब पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है, डिस्चार्ज करने के बाद भी अगर विद इन 3 डेज़ उसको कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी इन्फेक्शन हो गया एडिशनल जो कि पहले एडमिशन से पहले नहीं थी, वो भी नोज़ोकोमल इन्फेक्शन है। अब अगर पेशेंट को हमने ऑपरेट किया है, इंसिजन दिया है, कोई भी डिवाइस डाला है, उसको हमने डिस्चार्ज किया है, 30 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम उनको आई एडिशनल, यानी कि जो उनको प्रॉब्लम पहले थी नहीं वो आने लगी, वो पहले TLC लेवल इंक्रीज़ नहीं थी, अब TLC लेवल हाई होने लगे, पहले UTI नहीं था, अब पेशेंट को UTI होने लगा, दैट मीन्स UTI घर में हो रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आता। हाँ, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होता है यानी कि जहाँ पर हमने इंसिजन दिया है वहाँ पर कोई पास स्वेलिंग ये सारा होने लगा है, दैट मीन्स ये नोज़ोकोमल इन्फेक्शन के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की जगह कुछ नहीं हुआ है पर उसको UTI हुआ, दैट इज़ नॉट अंडर द नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। ओके, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का आफ्टर डिस्चार्ज 30 डेज़ तक का होता है, तो ये याद रखना होगा। अब मैंने आपको बता दिया मोस्ट कैसे हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक होती है वो हमेशा होती है पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, कोई भी सर्जरी कर रहे हो या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव, पेशेंट को सराउंडिंग को आपने टच किया, हमेशा अपने हैंड वॉश कर लो, हमेशा हैंड वॉश करने हैं। जो 5 स्टेप्स है, 5 मोमेंट्स है, वो हमेशा फॉलो कर लो ताकि आप भी बचो, जो पेशेंट है वो भी बचे नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। इससे क्या होगा, पेशेंट का स्टे भी कम हो जाएगा और नोज़ोकोमल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। याद रहिए, पेशेंट का स्टे जब लॉन्ग होगा तो नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में 10 से 20% का नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होता ही होता है। वो क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉशिंग प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं करने से, हैंड वॉशिंग ना करने से, एक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ फॉलो करने ना से, और एक जो लेक ऑफ अवेयरनेस होती है स्टाफ में इनसे, और जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती है पेशेंट को भी और स्टाफ को भी, इनकी वजह से, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लंडर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंडर होते हैं हॉस्पिटलों में। तो याद रहिए, हमेशा प्रॉपर, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, नॉलेज लो, उसके बारे में पता कर लो। एक सीनियर से जो हमेशा कंसल्टेशन लो, हमेशा सीनियर को पूछ लो, वो आपको कभी डांटेगा नहीं। हाँ, अगर आप गलत चीज़ कर रहे हो तब ज़रूर डांटेगा। और हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रोक सकते हो हैंड वॉशिंग से। और पेशेंट को एजुकेट भी करना है डिस्चार्ज के बाद, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है उसको बताना है क्या प्रोटोकॉल है, कैसे फॉलो करना है, क्या करोगे आप, फिर कैसे आप
हाइजीन कैसे आप मेंटेन कर लोगे, ऑरल हाइजीन कैसे करना है। और ख़ासकर जो इंटुबेट पेशेंट हैं जिनको हमने घर भेजा है, उनको एक क्लोरहेक्साडाइन सॉल्यूशन देना है, उसको बताना है कि ये कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ईटी ट्यूब से कुछ स्क्रैचेस हुए होते हैं ड्यूरिंग द इंटुबेशन, तो उनको ज़्यादा चांस होते हैं ऑरल इन्फेक्शन होने से। आप पेशेंट को याद रहे, जब भी आप पेशेंट को कैथराइज कर रहे हो उसको जितना जल्दी हो सके कैथराइज निकाल दो, और हमेशा प्रॉपर साइज़ ही फॉलो कर लो, प्रॉपर साइज़ ही यूज़ कर लो। अगर पेशेंट का 14 नंबर का फॉलिस लगना है तो 14 ही लगा दो, 16 मत लगाओ। अगर 12 का लगना है तो 12 ही लगा दो। ओवर साइज़ नहीं चाहिए, कम साइज़ नहीं चाहिए। लीकेज होगी तो यूटीआई होगा ही होगा पेशेंट को। और हमेशा HME फिल्टर्स हमेशा यूज़ कर लो। जब भी आप पेशेंट को जो वेंटिलेटर पे होता है HME फिल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो HME फिल्टर्स होते हैं साथ साथ में जो हमारे वेंटिलेटर सर्किट है उनको चेंज बार बार मत कर लो। जितना आप चेंज कर लोगे उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन होगी। और पेशेंट को जो ब्रेथ ट्रायल्स हैं वो दे दो, जो इंटुबेशन पे है ना, जो पेशेंट को इंटुबेट किया है, जो वेंटिलेटर पे हैं, फ्री ब्रेथ ट्रायल दे दो। उनको इनकरेज कर लो जल्दी मोबिलाइज होने की, जल्दी मोबिलिटी करने की इनकरेज करना होता है उनको। और अगर सीडेशन पे है तो इंटरमीडिएट सीडेशन दो, प्रॉपर कंटिन्यूस सीडेशन पे ना रखो। और कैथेटर को हमेशा सिक्योर करना है लोअर द ब्लैडर, ताकि जो बैक फ्लो यूरिन का हो वो ना हो जाए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो याद आपको रखना है हमेशा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरी पहनने हैं ताकि आप भी बचो और साथ साथ में पेशेंट भी क्रॉस इन्फेक्शन से बचे। और तीसरी वन ऑफ द मेजर जो प्रॉब्लम होती है, जब भी आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, जब उनको देख लिया, उनको टच किया, उनकी सराउंडिंग को टच किया, बाहर जाओ, अच्छे से हैंड वॉश कर लाओ, फिर आप दूसरे पेशेंट को देखो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक